अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 26 लोगों के खून से पहलगाम की धरती को लहूलुहान कर दिया और फिर भारत ने अपनी ताकत का वो लोहा मनवाया जब पाकिस्तान की सेना के सीने पर ब्रह्मोस के दाग सदियों तक दुश्मन को दर्द देते रहेंगे। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल का अंजाम जब भुगता पाकिस्तान। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। आज से ठीक एक महीने पहले दोपहर के 2:30 बजे के करीब वक्त था। पहलगाम की बैसरन घाटी सैलानियों से भरी हुई थी। तभी घने जंगलों से निकले आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तब घाटी से निकली दर्द भरी चीखों की गूंज से पूरा देश उस वक्त खूब क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। आतंकियों ने पहली गोली कानपुर के शुभम को मारी थी। तब शुभम से पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान, और जब शुभम ने अपना धर्म बताया तो इंसानों के वेश में पहुंचे आतंकी शैतान बन गए और अपनी बंदूक की गोलियां शुभम के सीने में डाल दी। पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी। आखिर वो भला कौन भूल सकता है जब कर्नाटक के मंजुनाथ को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, और जब मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी ने आतंकियों से कहा कि वो उन्हें भी मार दें, तब आतंकियों ने कहा था जाकर मोदी को बता देना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। अगर देखेंगे तो बैसरन घाटी आज भी बेगुनाहों की चीखों से गूंज रही। पहलगाम आज भी अपने बेटों की मौत पर आंसू बहा रहा है। बिल्कुल हमारी मौजूदगी इस समय पहलगाम में है। आपको बता दूं कि इस वक्त आप देख सकते हो ये बैसरन का जंगल है, जो कि काफी ज्यादा घना जंगल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्हीं घनी जंगलों में जो है यहाँ पे आतंकी छुपे थे, तो बाद में इस बैसरन वैली में जो है 26 टूरिस्टों की जान जो है वो ली गई है। आपको बता दूं कि जब आतंकवादी बैसरन वैली में पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने जो है उनको मजहब पूछ के जो है वहां पे गोलियां जो है वो लगाई है। तो उसके बाद पूरी तरीके से काफी ज्यादा अगर हम पहलगाम की से लेकर पीर पंचाल इलाके की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने जो है वहां पे कॉर्डन किया गया है। लेकिन आज भी बैसरन वैली में जो है सीआरपीएफ के अधिकारी और जम्मू कश्मीर लोकल पुलिस जो है वो वहां पे तैनात है। और फिर पहलगाम अटैक के 6 दिन बाद पहलगाम का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। उस वीडियो में एक शख्स जिपलाइन के जरिए मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे मैदान में लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे थे और बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले
लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। जहां ऋषि भट्ट जिपलाइन से झूलते दिख रहे थे तो पास ही आतंकवादी उस वक्त गोलीबारी कर रहे थे। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। हमले के कुछ ही घंटों बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बर्बर घटना के बारे में सुना, वे वापस भारत लौटते हैं और सबसे पहले 23 अप्रैल को पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जाती है। उस स्ट्राइक में प्रधानमंत्री की मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक होती है और आतंकियों के खात्मे और दुश्मन को सबक सिखाने का प्रण लिया जाता है और फिर पाकिस्तान की कमर तोड़ देने वाले फैसले लिए जाते हैं, जिसमें सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित कर दिया गया, बागा बॉर्डर को उस वक्त बंद कर दिया गया और साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान जारी हुआ। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई। बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी से घोष किया कि आतंकियों को इतनी बड़ी सजा मिलेगी जिसे वो याद रखेंगे। हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम अटैक के ठीक 14 दिन बाद फिर वो दिन आता है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। 7 मई की रात पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो जाते हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का बहावलपुर हेडक्वार्टर को ब्रह्मोस ने मिट्टी में मिला दिया और मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इस हमले में मार दिए गए। इसी तरीके से मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर का नामो निशान मिटा दिया गया और ये 22 अप्रैल का बदला था जो पूरी रात 22 मिनट में पूरा कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की धमक देख पूरा पाकिस्तान सदमे में था। पाकिस्तानी नेता परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमले किए, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया और इस दौरान भारत के सरहदी शहरों में सायरन की आवाजें गूंज पड़ी और लोगों ने अपने अपने घरों में जगह ली। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मिनट दर मिनट तबाही बरसती रही। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब 8 मई की रात जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आकाश जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनको नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर स्थित पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। अब तारीख आती है 9 मई की। 9 मई की रात पाकिस्तान के लिए तबाही बनकर बरपी। देर शाम से ही पाकिस्तान ने भारत के अंदर सैकड़ों ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के हर ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया गया। इस बार भी पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार किया और उसके 12 एयरबेस पूरे तरीके से तबाह हो गए। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस हो या फिर सरगोदा एयरबेस या फिर रहीम यार खान एयरबेस, ये तमाम एयरबेस काम के नहीं बचे। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर
भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। इसके बाद भारत के पलटवार से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 10 तारीख की सुबह से ही सीज फायर के लिए पाकिस्तान गुहार लगाने लगा और आखिरकार पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air. और इस तरीके से बेटियों के सुहाग का बदला पूरा हो चुका था। आतंक पालने वाले देश की फौज की दम निकल चुकी थी, लेकिन दुश्मन पर भारत ने सिर्फ मिसाइल हमला नहीं किया, बल्कि उसके झूठ को भी दुनिया के सामने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान दावा करता रहा कि उसकी एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है और भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन सेना ने सबूतों के साथ बताया कि पाकिस्तान के सभी मुख्य एयरबेस अब काम करने के लायक नहीं बचे। और फिर एके भारती का वो बयान कि विनय न मानू जलधि जड़। भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई को बीकानेर में क्या कहा, वो सुनिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें मेरा पुत्र शहीद हुआ था, उसके बाद सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने आतंकियों पे सटीक कार्रवाई की है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। उसके लिए मैं सेना को सलाम करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पे आतंकवाद का जब तक अंत ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सिंदूर का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन पहलगाम में अभी भी रौनक नहीं लौट पाई। आतंकी हमले का असर पूरी घाटी में पड़ा। होटल खाली है, दुकानें यहां पर
बंद पड़ी हैं। ये तो विजुअल्स में आप साफ देख सकते हो, अभी भी ये मेन मार्केट है पहलगाम का, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा टूरिस्टों का रश होता था, लेकिन आज भी यहाँ पे पूरी तरीके से पहलगाम का मेन मार्केट जो है वो आपको पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आएगा। जो शहर कभी सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, अब वहां इक्के दुक्के ही सैलानी नजर आते हैं। जहां की सड़कें कभी सैलानियों से भरी रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा रहता है। स्थानीय लोगों की कमाई पर भी बड़ा असर पड़ता है। इस एक महीने के दौरान एक सवाल अभी भी बरकरार है, पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी कहां छिपे हैं और अब तक उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। बता दें कि पहलगाम अटैक की जांच एनआईए कर रहा है। एनआईए ने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की हुई और 133 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर थे, यानी कि OGW थे। घटनास्थल की 3D मैपिंग भी कराई गई है। आतंकियों के डिजिटल डेटा को भी खंगाला जा रहा है। पीड़ित परिवारों और पर्यटकों से भी डिजिटल डेटा जुटाया जा रहा है। बता दें कि 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच भी इसके बाद जारी किए। इनमें 3 आतंकियों के नाम थे: आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा, जो अभी भी पकड़ से दूर है। माना जा रहा है कि आतंकियों का ठिकाना घने जंगलों में है। वे दिन में गुफाओं में छिप जाते हैं और रात में लोकेशन बदल लेते हैं। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो सीमा पार भाग चुके हैं, लेकिन जहां भी है मौत वहां उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही नीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पूरे 1 महीने तक चली कार्रवाई के दौरान बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा और इसके बाद जो संधि है, चाहे फिर वो सिंधु जल समझौते का निलंबन हो, ये तमाम चीजें जारी रहेंगी, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। अब आप बताइए कि आपने इस पूरे महीने में किन किन खबरों को कैसे कैसे समझा, देखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव ने आप पर क्या प्रभाव डाला, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने अगले हफ्ते फिर एक बड़ी खबर के साथ, और बताएंगे वो सारी जानकारी जो उस खबर से जुड़ी हुई रहेगी और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा, अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।